एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फ्रोस्ट मोनार्च को। वो सोच रहा होता है धत तेरी की, यहाँ पर भी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट नहीं है। तभी वहां पर एक और क्रीपी सा मोनार्च आ जाता है। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि हमें साउथ में देखना चाहिए, शायद वो वहीं मिलेगा, क्योंकि ईस्ट की उस जगह में शेडो मोनार्च भी रहता है। मतलब कि वो संग जिन्वू की ही बात कर रहे होते हैं। फिर वो दूसरा मोनार्च बोलने लगता है कि ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी जगह पर है। तभी वहां पर फ्रोस्ट मोनार्च को एक जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है। तभी वहां पर हमें एक अनजान सा हंटर दिखाया जाता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को पता है कि ये आखिर कौन है। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, ये है संग जिन्वू का फादर। तभी फ्रोस्ट मोनार्च को समझ में आ जाता है कि उसी की ही चाल थी उन्हें यहाँ पर बुलाने की। तभी वो हंटर बात करने लगता है कि कहीं तुम लोग कोरिया की तो बात नहीं कर रहे। तभी फ्रोस्ट मोनार्च कहता है अगर हम बात कर भी रहे हैं तो तुम्हें क्या। तभी वो दूसरा मोनार्च वहां पर एक पोर्टल खोल देता है और कहता है फ्रोस्ट मोनार्च से यहाँ से चलो, हमारे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। फ्रोस्ट मोनार्च भी उस आदमी से कहता है कि अगर तुम हमें रोक सकते हो तो कोशिश कर लो। और तभी दोनों मोनार्च वहां से जाने लगते हैं। तभी वो हंटर उन दोनों पर अटैक कर देता है और कहता है कि इतनी आसानी से तुम लोगों को मैं नहीं जाने दे सकता। लेकिन तभी वहां पर फ्रोस्ट मोनार्च वहां पर एक आइस की वॉल बनाकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक रेड गेट दिखाया जाता है जिसमें संग जिन्वू गया था। वहां अब उसका सामना डंजन के बॉस से होता है। तभी बॉस संग जिन्वू से कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा बवाल मचाया है और अभी तक जिंदा भी हो। लेकिन तभी वो बॉस कहने लगता है कि अब तुम मरने वाले हो, क्योंकि मेरी आर्मी ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और फिर वो अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए बुलाता है, लेकिन वहां पर बहुत देर तक कोई भी नहीं आता। तभी संग जिन्वू मुस्कुराने लगता है और अपनी शेडो आर्मी से बाहर आने को कहता है। और तब हमें पता चलता है कि जिन्वू की आर्मी ने पहले से ही उसकी आर्मी को मार दिया होता है और वो उन सब की डेड बॉडीज को लेकर बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर ये सब देखकर उस बॉस की सटक जाती है और तभी वो अपनी बची हुई आर्मी को कहता है जाओ अटैक करो। और यहाँ पर जिन्वू भी अपने मॉन्स्टर्स को कहता है जाओ। और जिन्वू के शेडो सोल्जर्स उसकी बची हुई आर्मी को भी बड़ी आसानी से खत्म कर देते हैं। और अब यहाँ पर सिर्फ बॉस बचा होता है और आखिर में वो फुल गुस्से में जिन्वू पर हमला करने लगता है। और तभी यहाँ पर टस्क अपनी ग्रेवियोल मैजिक का यूज करके उसे जमीन पर पटक देता है। और तभी जिन्वू उस बॉस के पास जाता है और उसे कहता है मेरे सवालों के अगर जवाब दोगे तो तुम्हें कम दर्द दूंगा। लेकिन वो मॉन्स्टर कुछ बोलने से पहले ही मर गया होता है। जिन्वू को महसूस हो जाता है कि सिस्टम ने फिर से यहाँ पर इंटरप्शन कर दिया है। तभी उसे याद आता है कि डीमन कासल फतेह करने के बाद उसे एक की मिली थी जो सिर्फ लेवल 100 होने के बाद ही यूज हो सकती थी। और अब संग जिन्वू का जेजू आइलैंड रेड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था, तो अब वो उस की को अनलॉक कर देता है और उसकी को अपनी इन्वेंट्री से बाहर निकाल लेता है। यहाँ पर उसकी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने आ जाती है। उसे पता चलता है कि ये की उसी डबल डंजन वाले टेम्पल की ही है और ये वही डबल डंजन होता है जहाँ पर संग जिन्वू को अपनी पावर्स मिली थी। ये संग जिन्वू के लिए बहुत बड़ी खबर होती है, क्योंकि जिस सिस्टम ने उसे पावर दी थी उसे उस सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और जब भी उसने उस सिस्टम को जानने की कोशिश की थी, सिस्टम ने इंटरफेयर कर दिया था। लेकिन अब उसे महसूस हो चुका है कि फाइनली अब सिस्टम उसे खुद बुला रहा है। और जिन्वू भी सोचने लगता है फाइनली अब सिस्टम के बारे में सब कुछ पता लगने वाला है। लेकिन तभी संग जिन्वू देखता है कि इसकी पर एक टाइमर लगा हुआ है। टाइमर वो भी 17 दिनों का, यानी कि कार्डिनन टेम्पल की लोकेशन उसे 17 दिनों के बाद मिलेगी। तभी संग जिन्वू सोचने लगता है कि इतना टाइम वेट किया, चलो 17 दिन और सही। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम यू जिन को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि संग जिन्वू के हेटर्स ऑनलाइन बहुत उसके लिए हेट फैला रहे होते हैं और भाई योजिन उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर जिन्वू भी आ जाता है। वो एक मैजिकल स्टोन से भरा हुआ बैग योजिन को देता है और योजिन से कहने लगता है तुमने कहा था ना कि हमारे नए गिल्ड के लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत है, तो क्या इतने में नया गिल्ड बन जाएगा। योजिन कहता है अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे हैं। क्या तुमने हाईएस्ट रैंक डंजन क्लियर किया है और अभी हमें गिल्ड के नए एम्प्लॉयज की सैलरी के बारे में फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। तभी संग जिन्वू बोलने लगता है अरे हाँ यार, मैं एम्प्लॉयज के बारे में तो भूल ही गया था, हमें नए गिल्ड के लिए एक और नया एम्प्लॉय भी चाहिए। योजिन कहने लगता है वो सब ठीक है, लेकिन क्या तुमने हमारे नए गिल्ड के लिए कोई नाम सोच के रखा है। और तभी गिल्ड का नाम सोचने के लिए ट्राई करने लगते हैं। तभी जिन्वू बोलता है सोलो प्ले गिल्ड है, ये ठीक रहेगा। योजिन तो भाई शौक में जाता है, उसको ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। योजिन मन में सोचने लगता है अरे भाई ये मजाक तो नहीं कर रहा, भला कौन ऐसा अपने गिल्ड का नाम रखता है। तभी वहां पर डोरबेल बजती है। योजिन गेट खोलता है और यहाँ पर हंटर चा को देखता है और ये देखकर ये दोनों शौक में आ जाते हैं। हंटर चा जिन्वू से मिलने आई होती है। जिन्वू से पूछने लगता है हंटर चा तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी हंटर चा बोलने लगती है मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्वू से बोलता है क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए चेयरमैन ने बोला है या तुम्हारे गिल्ड ने तुम्हें निकाल दिया। हंटर चा बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जिन्वू बोलता है तो तुम्हें हमारा सोलो प्ले गिल्ड ज्वाइन क्यों करना है। ये सुन के तो भाई चा के भी होश उड़ जाते हैं, ये भाई कोई गिल्ड है या गेमिंग कॉम्पिटिशन। चा पूछती है क्या तुमने सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखा है। जिन्वू भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है हाँ मैंने और मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने ये गिल्ड का नाम रखा है। योजिन पूछता है अरे मैंने कब कहा, और जो मैंने नाम सजेस्ट किया था उसका क्या। जिन्वू पूछता है तुमने तो कुछ कहा भी नहीं है और मुझे लगा कि तुम्हें भी ये नाम पसंद आया है। तभी जिन्वू को महसूस होता है कि चा की हार्ट बीट बहुत ही तेज चल रही है, पर वो नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही है। जिन्वू को शक होने लगता है कि वो कुछ तो छुपा रही है। तभी जिन्वू से बोलता है तुम तो अभी भी अपने पुराने गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो तुम मेरे साथ गिल्ड में कैसे ज्वाइन हो सकती हो। तभी चाओ से बोलती है मैं उस गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए कोई भी पेनल्टी देने को तैयार हूँ। इस पे तो भाई जिन्वू को और भी ज्यादा शक होने लगता है, पता नहीं ऐसी कौन सी बात है कि पेनल्टी देने को भी तैयार है, वो भी सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। तभी संग जिन्वू बोलने लगता है तुम्हारे
तुम्हारे जैसे एस रैंक हंटर को सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तभी हंटर चा बोलती है मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। तो जिन्वू बोलता है अरे मेरी माँ, तो तुम ज्वाइन क्यों करना चाहती हो? तभी चा यहाँ पर शर्माने लगती है। भाई सच तो यह है कि उस बेचारी को जिन्वू से प्यार हो गया है, लेकिन वो बेचारी कन्फेस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो सिर्फ उसके बारे में ही सोचे जा रही थी और उसके पास रहना चाहती थी, और बेचारी बोल भी नहीं रही क्योंकि वो शर्मा रही है। तभी जिन्वू बोलता है तो ठीक है, तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तभी हंटर चा पूछने लगती है कैसा टेस्ट? तभी संग जिन्वू बोलता है तुम्हें मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को हराना पड़ेगा। चा इसके लिए मान जाती है। उसके बाद ये दोनों हंटर एसोसिएशन के ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, और क्योंकि वो हंटर एसोसिएशन से बहुत दूर होते हैं, तभी संग जिन्वू बोलता है क्यों ना शैडो एक्सचेंज का यूज किया जाए, और इसके बहाने उसे पता भी चल जाएगा कि क्या मैं किसी और को भी अपने साथ इस स्किल का यूज करके क्या ले जा सकता हूँ। और तभी वो हंटर चा को अपने पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज का यूज कर देता है, और भाई ये पेतरा काम कर जाता है और वो दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में पहुंच जाते हैं। तभी हंटर चा ये सोचने लगती है कि भाई ये कौन सी स्किल है। तभी संग जिन्वू बोलता है चलो शुरू करते हैं। तभी हंटर चा बोलती है एक मिनट, मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही भूल दिया। तभी वो हंटर एसोसिएशन में से एक स्वॉर्ड लेके आती है और उसे कहती है चलो अब शुरू करते हैं। तभी संग जिन्वू इग्रिस को समन करता है और हंटर चा से बोलता है ये मेरी शैडो आर्मी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। तभी हंटर चा पूछती है इस टेस्ट के रूल्स क्या है? तभी संग जिन्वू बोलता है ये टेस्ट अब खत्म होगा, या तो मेरे सोल्जर को मार दो या फिर तुम सरेंडर कर दो। तभी संग जिन्वू सोचने लगता है कि मैंने हंटर चा से वादा किया था कि मैं अपनी शैडो आर्मी में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर यूज करूंगा, लेकिन बीरू को इससे लड़वाना सही नहीं है क्योंकि भाई जेजू आइलैंड पर मरते मरते बेचारी बची थी, इसीलिए एग्रिस उसके लिए बेस्ट चॉइस थी। और इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और उसके बाद इन दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में जोर से टकराती हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन गो भी वहां पर मौजूद होते हैं, उनको भी ये आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। आज तो किसी हंटर ने जिम में रिजर्वेशन नहीं करवाया था, और जब वो कैमरा में से देखते हैं तो उसको हंटर चा और संग जिन्वू दिखाई दे रहे होते हैं। चेयरमैन गो सोच रहे होते हैं कि भाई ये यहाँ पर कब आए। तभी चेयरमैन गो को याद आता है कि जैसे ही जेजो आइलैंड के बाद हंटर चा को होश आया था तो उसने सबसे पहले संग जिन्वू का ही नाम लिया था। उसको तो भाई ये लग रहा होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और वो भाई कैमरा बंद कर देते हैं और तभी पूरी बिल्डिंग हिलने लगती और उनके पीछे की पेंटिंग भी गिर जाती है। चेयरमैन गो तो भाई कुछ और ही समझ रहे होते हैं, और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि हंटर चा ने इग्रिस को बड़ी आसानी से हरा दिया होता है। ये देखे तो भाई जिन्वू भी हैरान रह जाता है। तभी हंटर चा बोलने लगती है क्या ये तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है? तुमने तो कहा था कि तुम सबसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर यूज करोगे और अब उसको समन करो। हंटर चा यहाँ पर बीरू के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन जिन्वू उसे बोलता है कि तुम्हें चोट लग सकती है। हंटर चा तो पूरे जोश में होती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मुझे उससे फाइट करनी है। और भाई तभी हंटर जिन्वू बीरू को समन करता है। तभी संग जिन्वू बीरू को ऑर्डर देता है कि हंटर चा को बिना नुकसान पहुंचाए उसे हरा दो, और बीरू बोलता है जो आपका हुक्म मेरे किंग। और तभी भाव बीरू बड़ी धार लगाता है जिससे भाई पूरी जिम के सारे शीशे उड़ जाते हैं। जिन्वू की शैडो आर्मी में से मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है बीरू। आपको भी कौन सा सोल्जर पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और तुम देख ही सकते हो कि फिर से हंटर चा की हालत पतली हो जाती है और बीरू अपनी आदत से मजबूर अपने पंजे खोलता है, और तभी जिन्वू से बोलता है अपने पंजे वापस बंद कर लो, अगर हंटर चा को जरा भी या गलती से भी खरोंच आई तो तुम्हारी बुरी हालत करूंगा। और तभी भाई बीरू पूरी तरह से घबरा जाता है और फिर से अपने पंजे अंदर कर लेता है और बोलता है यस माय किंग। हंटर चा रेडी होती है, लेकिन तभी अचानक बीरू उसके पीछे आ जाता है। हंटर चा को याद आ जाता है कि बीरू ने जेजू आइलैंड पर भी यही किया था। हंटर चा बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे दोबारा इसी ट्रिक से हरा सकते हो? हंटर चा अपनी तलवार घुमाकर उसके सर पे वार करती है, लेकिन बीरू सिर्फ 2 उंगलियों से उसकी तलवार को पकड़ लेता है। बीरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे हुक्म दिया है कि अपने अपोनेंट को बिना हाथ लगाए हराना है, तो बीरू सोचता है कि मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाऊं कि उसके लड़ने की हिम्मत ही खत्म हो जाए। हंटर चा एक के बाद एक अटैक कर रही होती है, और आपको भी पता है कि हंटर चा कितनी स्पीड से अपनी तलवार को घुमाती है, लेकिन पिछले सीजन में हम देख चुके हैं कि बीरू कितना तेज है और उसके सारे अटैक्स डॉज कर रहा होता है, वो भी एक ही जगह पर खड़े होकर, और फिर वो जोर से चा की मुंह पर धाड़ मारता है जिससे वो पीछे हो जाती है। तभी हंटर जिन्वू बोलता है कि विनर पहले ही डिसाइड हो चुका है, क्या तुम और लड़ना चाहती हो? लेकिन चा बोलती है नहीं, अभी तो फाइट शुरू हुई है। अब हंटर जिन्वू को तो पता होता है कि बीरू बाकी सोल्जर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बोल भी सकता है और बाकी सब सोल्जर से अलग भी है, और बीरू का जन्म सिर्फ सफाया करने के लिए ही हुआ था। और जिन्वू देख रहा होता है कि बीरू अपनी किलिंग इंटेंट को काफी ज्यादा दबा रहा होता है। हंटर चा बीरू पर दोबारा हमला करती है, लेकिन इस बार बीरू सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा होता, वो अटैक भी कर रहा होता है, जिस वजह से हंटर चा की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। लेकिन हंटर चा यहाँ पर भी हार नहीं मानती, वो सोचती है कि अब टाइम आ गया अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव दिखाने का, और एक ही बार में अपनी सारी ताकत लगाएगी। और तभी वो अपना ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और बीरू पर एक जबरदस्त हमला लैंड करती है, और वो स्वॉर्ड बीरू के सीने में धंस जाती है, और जिसकी वजह से बीरू को बहुत जबरदस्त गुस्सा आ जाता है, और वो जो अपने सब्र के साथ किलिंग इंटेंट को रोक रहा था अब उसका सब्र टूट जाता है। और तभी उसे एंट क्वीन की बातें याद आ जाती हैं, उसके बेसिक फंक्शंस सबको खत्म कर दो। और
और तभी वो जिन्वू के ऑर्डर्स भूल जाता है और वो अपनी बेसिक कमांड्स को फॉलो करने लगता है। मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बीरू अपनी पूरी ब्लड लस्ट के साथ चा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी संग जिन्वू से जोर से चिल्ला के बोलता है, रुक जाओ, लेकिन वो भाई नहीं सुनता। तभी जिन्वू अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं रोक देता है और तब जाके बीरू को होश आता है और वो जमीन पे झुक के भाई माफी मांगने लगता है। संग जिन्वू हंटर चा से पूछता है, तुम्हें लगी तो नहीं? तभी संग जिन्वू बोलने लगता है, ये बस फॉर्मेलिटी टेस्ट थी, तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन हंटर चा कुछ भी नहीं बोलती और चुप रहती है। तभी जिन्वू बोलता है, तुम्हें आखिर मेरे गिल्ड में क्यों ज्वाइन होना है? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? कहीं तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं? और फिर मन में सोचने लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, और फिर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक हंटर चा बोलने लगती है, हाँ मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। इतना कह के वो बेचारी शर्माने लगती है और अगले सीन में हमें यूएस की हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर माइकल डेविड से माफी मांग रहा होता है कि वो संग जिन्वू को अपने साथ नहीं लेके आ सका। डेविड बोलता है, मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना है, तुम लोग ये बताओ तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया था क्या वो काम पूरा हुआ या फिर नहीं? अगर तुम लोग भूल चुके हो तो पिछले सीजन में डेविड ने कुछ हंटर्स को जिन्वू के पीछे भेजा था क्योंकि वो उसे अपनी पावर बढ़ाने का लालच देकर यूएस का सिटीजन बनाना चाहते थे और ये सब मिस सेलिना की मदद से होने वाला था क्योंकि मिस सेलिना में ऐसी पावर्स हैं कि वो किसी भी हंटर की पावर्स को बढ़ा सकती है। लेकिन वो दोनों ऐसा करने में फेल हो गए होते हैं क्योंकि सन जिन्वू की पावर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये सारी रिपोर्ट वो डेविड को दे रहे होते हैं। मिस सेलिना अब तक कांप रही होती है क्योंकि जो उसने संग जिन्वू के अंदर देखा था उसकी वजह से। डेविड कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका सोचेंगे। फिर वहां से डेविड माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जा रहा होता है। वो उसे कहता है, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एस रैंक गेट खुला था? माइकल कहता है, जी सर, हम वो कैसे भूल सकते हैं। उस डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया से अलग अलग एस रैंक हंटर्स आए थे, लेकिन उस रेड में से हजारों की तादाद में एस रैंक हंटर्स मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 5 हंटर्स ही बच पाए थे और उन्होंने उस ड्रैगन को हराया था और तभी से ही उन लोगों को नेशनल लेवल हंटर की मान्यता दी गई थी। वैसे उन 5 नेशनल लेवल हंटर्स में से इंडिया का भी एक नेशनल लेवल हंटर है और अगर तुम्हें उस हंटर का नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताओ। हमें से बहुत लोगों को पता है कि उस रेड का बॉस एक ड्रैगन था और जिसका नाम होता है कैमिश, जो बाद में जाके जिन्वू का एक सोल्जर बनता है। कैमिश की फिल्म इतनी खतरनाक थी कि उसकी फिल्म को कोई भी बुझा नहीं सकता था। और फिर तभी डेविड और माइकल 24वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाला बड़ा गेट होता है और जैसे ही गेट खुलता है उसके अंदर हम देखते हैं एक बड़ा सा र्यूइन स्टोन जो कि कैमिश का था। और भाई डेविड का प्लान होता है कि वो ये र्यूइन स्टोन जिन्वू को गिफ्ट के तौर पे देगा और बदले में वो उसे अपनी कंट्री का सिटीजन बनाने का बोलेगा। और वैसे भी ये र्यूइन स्टोन सिर्फ मेज टाइप हंटर्स ही यूज कर सकते हैं और जिन्वू के अलावा बेहतर कौन हो सकता है। और भाई साहब तभी हम कैमिश की डेड बॉडी देखते हैं जो कि उसी लैब में होती है। हालांकि अब सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची होती है लेकिन उसकी ऑरा साफ साफ दिखाई दे रही होती है और उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने वो 2 हंटर सिर्फ चींटियां लग रहे होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिन्वू और जिन्हा दिखाई देते हैं और उन दोनों के बीच में बस थोड़ा सा फैमिली ड्रामा चल रहा होता है। और तभी जिन्वू जिन्हा को बता रहा होता है कि वो एक गिल्ड बनाने का सोच रहा है और इस गिल्ड का नाम सोलो प्ले गिल्ड है। जिन्हा भी उसे देखती रहती है, क्या सीरियसली तुम ऐसा नाम रखोगे? और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटीज तो शेडोज को समन करना है ना, तो टेक्निकली तुम अकेले तो नहीं लड़ते। जिन्वू भी उसे बोलता है, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, और अगर मैं सोलो प्ले गिल्ड नाम ना रखूं तो फिर क्या रखूं? तो फिर तुम ही बता दो। तभी जिन्हा बोलती है, अच्छा आजिन गिल्ड कैसे रहेगा? भाई एक तो ये जापानीज नाम ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसे और बताती है कि आ का मतलब मैं होता है और जिन का मतलब आगे बढ़ना, आजिन मतलब आगे बढ़ते रहना। और जिन्वू भी उसे बोलता है, हाँ यही नाम कुछ ठीक लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि आज से वही नाम रखेंगे। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हंटर चा दिखाई देती है जो कि भाई अपने घर में होती है और बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि भाई उसने जिन्वू से कन्फेस कर लिया था कि जिन्वू में वो इंटरेस्टेड है, इसी वजह से वो शर्मा रही होती है। वो बेचारी सोच के पागल हो रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, इसकी वजह से जिन्वू मुझे कहीं पागल वागल तो नहीं समझता होगा। और फिर वो सोचने लगती है कि उसने मेरी जान बचाई थी और इतना तो बनता है कि उसे मैं अपना दिल दे बैठा हूँ। और फिर तभी उसे याद आता है कि टेक्निकली उसने मुझे हील करके मेरी जान बचाई थी। और फिर तभी उसे एक और बात याद आने वाली थी, जब वो जेजू आइलैंड पर मरने वाली थी तब उसे वहां पर एक आवाज सुनाई दी थी। ये आवाज उसी हीलर हंटर की होती है। वो उसे बता रहा होता है कि प्लीज जिन्वू को सावधान करना कि उसकी पावर्स बहुत ही खतरनाक है और उसे अपनी पावर से सावधान रहना होगा। और इतना के वो गायब हो जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है नाइट गिल्ड्स के हेडक्वार्टर में और जिसका गिल्ड मास्टर पार्क चुन होता है। वो लोग ए रैंक डंजन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके हेडक्वार्टर्स के पास ही अपीयर हुआ था, लेकिन उन लोगों को उस डंजन में जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि नाइट गिल्ड में एक भी एस रैंक हंटर नहीं है। लेकिन फिर भी वो कोरिया के टॉप 5 गिल्ड्स में से एक है क्योंकि उनके गिल्ड में सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर्स हैं। उन्हें हंटर एसोसिएशन से इजाजत नहीं मिल रही होती कि वो अकेले नहीं जा सकते, उनके साथ कोई और गिल्ड भी होनी चाहिए। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो किस गिल्ड से हेल्प लें। और अगर कोई गिल्ड हेल्प करने को तैयार भी हो जाता है तो फिर भी उनकी इज्जत तो भाई कचरे में मिल जाएगी और लोग सोचने लगेंगे कि हम ए रैंक डंजन भी अकेले हैंडल नहीं कर सकते। वो लोग इस बात को लेकर काफी चिंतित होते हैं। तभी वहां पर एक और हंटर आ जाता है जो कि
एक ए रैंक हीलर होता है और तभी वो बोलता है कि अगर हम किसी गिल्ड की मदद नहीं ले सकते तो किसी एक एस रैंक हंटर को बुलाया जाए। और तभी पार्क बोलता है कोई अकेला हंटर हमारी ए रैंक डंजन को क्लियर करने में मदद क्यों करेगा। और फिर तभी पार्क को याद आता है कि एक ऐसा हंटर है संग जिनवू, और तभी वो डिसाइड करते हैं कि जिनवू से इसके बारे में बात करने के लिए वो उसकी ऑफिस में जाएंगे। और यहाँ पर जिनवू योजिन से पूछ रहा होता है कि हमारे गिल्ड का नाम आजन गिल्ड कैसा रहेगा। तभी योजिन हंसने लगता है, वो बोलता है भाई सोलो प्ले गिल्ड को छोड़कर कुछ भी चलेगा। तभी योजिन बोलने लगता है क्या हंटर चा भी हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने वाली है। और तभी जिनवू बोलता है नहीं, वो हमारे गिल्ड को नहीं ज्वाइन करेगी। तभी योजिन पूछता है क्या तुम्हें हंटर चा से भी और ज्यादा ताकतवर चाहिए। जिनहू बोलता है मुझे ऐसा हंटर चाहिए जो ट्रस्ट वर्दी हो, जिसके पास हंटर लाइसेंस भी हो और गिल्ड के नाम या डंजन में फाइट करने का इंटरेस्ट ना रखता हो। बेसिकली जिनवू चाहता है कि वो कोई लो रैंक हंटर हायर करे फॉर्मेलिटी के लिए, जिसका गिल्ड के काम में लेना देना कुछ ना हो, क्योंकि वो चाहता है कि वो बस अकेले ही डंजन क्लियर करे। तभी इनका डोर बेल बजता है। जैसे ही वो गेट खोलता है उन्हें नाइट गिल्ड के मेंबर्स दिखाई देते हैं। फिर उन लोगों को जिनवू अंदर बुलाता है। उनके बीच में बात होती है उस ए रैंक गेट को लेकर। वो बताते हैं कि उनकी एंट्री परमिट नहीं मिल रही, इसीलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। वैसे तो बाकी एस रैंक हंटर्स को 10% रेट का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलोगे तो हम आपको 20% देने के लिए तैयार हैं। जिनवू बोलता है मुझे 50% चाहिए और मुझे एक सिंगल एस रैंक हंटर की तौर ट्रीट करने के बजाय एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मेरे पास जो शेडो आर्मी है वो किसी गिल्ड से कम नहीं है और वैसे भी हम लोग भी जस्ट अपना गिल्ड एस्टैब्लिश करने वाले हैं। इस पर पार्क बोलता है 40% तक कैसा रहेगा, लेकिन जिनवू बोलता है मैं यहाँ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पार्क कहता है ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस से आप ही फाइट करेंगे। फिर उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि कल रेड स्टार्ट होने वाली है तो आप टाइम पे आ जाना है, और फिर वो लोग जाने लगते हैं। तभी नाइट गिल्ड का एक हंटर नोटिस करता है कि जिनवू का शेडो हल्का सा मूव हुआ। वो पार्क को बताता है, लेकिन पार्क कहता है तुम्हें पीना तो स्टार्ट नहीं कर दिया ना, भला किसी का शेडो कैसे मूव कर सकता है। एक्चुअली जिनवू ने अपना एक शेडो सोल्जर उनके शेडो में छुपा दिया होता है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर जिनवू भी चला जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब नेक्स्ट डे रेड होने वाली होती है। नाइट गिल्ड पूरा रेडी होके गेट के बाहर जिनवू का वेट करने लगते हैं, लेकिन जिनवू अब तक वहां नहीं आया होता। वो लोग सोच रहे होते हैं कहीं वो लेट तो नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट ही बचे होते हैं रेड स्टार्ट करने के लिए। उधर जिनवू सोच रहा होता है कि आज मौसम इतना खराब क्यों है, लेकिन वो देखता है कि अब टाइम हो गया है जाने का। तो वो अपना शेडो एक्सचेंज यूज करता है और डायरेक्ट गेट के पास पहुंच जाता है। वहां बहुत सारी पब्लिक होती है जो जिनवू के फैंस होते हैं। वो लोग जिनवू को घेर लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, लेकिन नाइट गिल्ड के हंटर वहां आकर जिनवू को अपने साथ ले जाते हैं। फिर वहां पार्क आता है और बताता है कि आज की रेड के लीडर वो होने वाले हैं। फिर वो लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं। अब फिर से यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनवू की बहन का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स को टीचर ने स्कूल के स्टोर रूम से आर्ट का सामान लेने भेजा होता है। जैसे ही वो लोग स्टोर रूम में जाते हैं, अंदर बहुत ज्यादा गंदगी होती है, क्योंकि वो रूम काफी टाइम से बंद था। तभी उन्हें उस रूम में से एक डंजन का गेट दिखाई देता है। गेट खुलते ही बाकी 2 स्टूडेंट्स डर के पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा होता है। वो गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों पर हंस रहा होता है। वो लोग बोलता है तुम लोग डरपोक हो क्या, वो सिर्फ एक बंद गेट है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। इसमें सिर्फ हंटर्स ही जा सकते हैं, मॉन्स्टर्स बाहर नहीं आ सकते। इस गेट को खुलने में 1 हफ्ता तो लगेगा, मतलब कि अगर किसी गेट के बॉस को 1 हफ्ते के अंदर डिफीट नहीं किया जाएगा तो डंजन ब्रेक होता है और मॉन्स्टर्स अंदर से बाहर आ सकते हैं। वो लड़का इतना बोल ही रहा होता है कि तभी अंदर से एक हाथ निकल के आता है और उसका सर पकड़ के उसके सर को पिचका देता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स की फटके हाथ में आ जाती है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी मॉन्स्टर्स मार देते हैं। फिर अंदर से कुछ और मॉन्स्टर्स निकलते हैं और सब मिलकर पूरे स्कूल में तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देते हैं। एक के बाद एक स्टूडेंट्स को मार रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की टेसी बच जाती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। वो हंटर एसोसिएशन को कॉल करती है और बताती है कि स्कूल में मॉन्स्टर्स आए हैं। वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है। हंटर एसोसिएशन उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, बस अच्छी तरह से चुप रहो, हम तुरंत हंटर्स को भेज रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम बता सकती हो कि वो मॉन्स्टर्स दिखने में कैसे हैं। वो लड़की बताती है दिखने में वो इंसान जैसे हैं, लेकिन काफी बदसूरत और उनकी स्किन कलर ग्रीन है। यह सुनकर हंटर एसोसिएशन वाली हैरान रह जाती है। वो बोलती है क्या उनकी स्किन ग्रीन है, मतलब वो ऑर्क्स हैं, वो लोग स्मेल कर सकते हैं, तुम्हें वहां से जितना जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो मॉन्स्टर्स उस लड़की को भी मार देते हैं। इधर हमें दिखाई देता है कि पूरे स्कूल में भगदड़ मच गई होती है। सारे स्टूडेंट्स स्कूल को छोड़ के भाग रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स स्कूल में फंसे हुए होते हैं। वो लोग क्लासरूम में छुप रहे होते हैं और अपने आसपास जो भी वेपन मिल रहा होता है उसे हाथ में पकड़कर अपनी हिफाजत कर रहे होते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर्स एक के बाद एक क्लासरूम का सफाया करते जा रहे होते हैं। पूरे स्कूल में लाशें बिछी हुई होती हैं और फिर उन्हें जिनवू की बहन जिन्हा और उसकी बेस्ट फ्रेंड सोंग यी दिखाई देती हैं, जो एक ई रैंक हंटर भी है। वो लोग एक क्लास में छुपे हुए होते हैं। वहाँ और भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। अब कुछ मॉन्स्टर्स उनकी क्लासरूम में भी आ चुके होते हैं। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब मारे दिए जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर्स नोटिस करता है कि उनमें से एक स्टूडेंट्स के पास मैजिक पावर है और वो आपस में बात करने लगते हैं कि पहले उस मैजिक वाली को मार देना चाहिए। वो लोग सोंग यी की बात कर रहे होते हैं। सोंग
सोंगी उनके सामने आ जाती है, लेकिन जिन्हा उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सोंगी बोलती है, मैं भी एक हंटर हूँ, भले ही मेरा रैंक ई है, लेकिन मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकती। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर दूसरे से पूछता है, क्या यही वो इंसान है जिसके अंदर तुम्हें मैजिक सेंस किया था? मतलब वो सोंग ही के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन दूसरा मॉन्स्टर बोलता है, नहीं, यहाँ मैं उससे भी ज्यादा मैजिक एनर्जी सेंस कर रहा हूँ जो इस लड़की के अंदर से आ रही है। वो भाई जिन्हा के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वो जिन्हा पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिन्हा के अंदर से जिन्वू का एक शेडो सोल्जर बाहर निकलता है और उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक देता है। फिर उसे घुमा के एक ऐसा पंच मारता है कि वो स्कूल की छत फाड़ता ऊपर उड़ जाता है और बहुत दूर जाके गिरता है और हमें दिखाई देता है कि वहाँ 3 शेडो सोल्जर्स आ जाते हैं। ये लोग एक्चुअली टस्क के 3 जनरल्स होते हैं जिन्हें जिन्वू ने पहले ही जिन्हा के अंदर छुपा दिया होता है। लिटरली इस सीन पर तो मुझे भाई गूस बम्स आ गए थे। इवन के भाई अभी भी बोलते वक्त मुझे बहुत गूस बम्स आ रहे हैं भाई, इनकी एंट्री ही ऐसी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट गिल्ड के हंटर्स और जिन्वू दिखाई देते हैं जो लोग डंजन के अंदर जा चुके होते हैं। अंदर उनका सामना 2 सर वाले मॉन्स्टर से होता है जिसे नाइट गिल्ड वाले काफी आसानी से डिफीट कर देते हैं। फिर उनके सामने कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो ज़ोंबी जैसे दिखाई दे रहे होते हैं। पार्क सोच रहा होता है कि जितना इस डंजन को क्लियर करने का सोचा था उससे ज्यादा मेहनत लगेगी। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि ज़ोंबी मॉन्स्टर्स हिल नहीं रहे होते, सिर्फ एक ही जगह खड़े होते हैं। ऐसा नॉर्मली नहीं होता क्योंकि उनका नेचर होता है किसी को देखते ही अटैक करने का, लेकिन किसी वजह से वो बस खड़े थे। इधर जिन्वू भी सोच रहा होता है, मैं कहाँ फंस गया यार, मुझे लगा था कि हाई रैंक मॉन्स्टर्स आएंगे, शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। तभी जिन्वू को सेंस होता है कि जो शेडो सोल्जर्स उसने जिन्हा के अंदर छोड़े थे वो फाइट कर रहे हैं। जिन्वू समझ जाता है कि जरूर जिन्हा किसी बड़े खतरे में है। वो तुरंत सीरियस हो जाता है और पार्क चुन को बोलता है, मुझे एक अर्जेंट काम से जाना है, तुम लोग यहाँ संभाल लो। लेकिन पार्क चुन बोलता है, ये कैसी बात कर रहे हो तुम, यहाँ इतने सारे हाई रैंक मॉन्स्टर्स हैं, ये हमारी टीम के लिए डेंजरस हो सकता है, हम लोग मारे भी जा सकते हैं और हमारे बीच एग्रीमेंट था, उसका क्या? जिन्वू बोलता है, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ किसी को छोड़ के जाऊंगा जिसके ऊपर तुम इतना ही ट्रस्ट कर सकते हो जितना मुझ पे कर रहे हो। आप लोग कमेंट में गेस करो भाई वो किसके बारे में बात कर रहा है। फिर जिन्वू बोलता है, वो यहाँ सब संभाल लेगा मेरी जगह। और फिर वो बीरू को समन करता है और उसे बोलता है, तुम्हें इन सारे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। बीरू पूछता है, बाकी जो ह्यूमंस नहीं है उनका क्या करना है? जिन्वू बोलता है, तुम्हारा जो दिल करे वो करना। इतना बोल के जिन्वू वहां से तेजी से निकल जाता है, लेकिन डंजन के गेट के पास बहुत सारे ज़ोंबी मॉन्स्टर्स होते हैं और जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उन सब से फाइट करें। तभी वो काइजल को समन करता है और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर से निकल जाता है। वैसे अगर आप लोग सोच रहे हो कि जिन्वू ने अपनी शेडो एक्सचेंज एबिलिटी यूज क्यों नहीं की, तो मैं आपको बता दूं कि जिन्वू ने वो कुछ टाइम पहले ही यूज की थी डंजन के पास आने के लिए और उसका कम से कम 3 घंटे का कूल डाउन होता है, तो वो अब उसे यूज नहीं कर सकता। इसीलिए वो काइजल पर सवार होकर काफी तेजी से जिन्हा की तरफ बढ़ रहा होता है। वो स्कूल की तरफ निकल जाता है और एक स्किल यूज करता है अपनी शेडो सोल्जर्स पर, शेडोज डोमेन। और जो सोल्जर्स जिन्हा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उनकी पावर 50% तक बढ़ जाती है, ताकि जब तक वो खुद ना पहुंच जाए उसके सोल्जर्स जिन्हा को प्रोटेक्ट कर सके। इधर जिन्हा पर एक मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके अंदर से जिन्वू का शेडो सोल्जर निकल के बाहर आ जाता है और एक जबरदस्त पंच मार के उस मॉन्स्टर को स्कूल से बाहर फेंक देता है। फिर जिन्हा के अंदर से 2 और शेडो सोल्जर्स निकल आते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और बाकी बचे मॉन्स्टर्स को भी काफी आसानी से मार देते हैं। वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। जिन्हा भी भाई खुद शौक में ही होती है, उसे लग रहा होता है कि जिन्वू वहां आ गया है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि डंजन का गेट अब पूरी तरह से खुल चुका था और हमें उस डंजन का बॉस दिखाई देता है जिसे कुछ मॉन्स्टर्स बता रहे होते हैं कि कुछ हाई ऑर्क्स मॉन्स्टर्स इंसानों की हेल्प कर रहे हैं, मतलब कि वो जिन्वू के शेडो सोल्जर्स की बात कर रहे होते हैं। यह सुनकर बॉस बोलता है, तुम लोग सिर्फ 3 हाई ऑर्क मॉन्स्टर्स को डिफीट नहीं कर पा रहे हो और खुद को हाई ऑर्क वॉरियर्स बोलते हो। फिर वो अपनी तलवार निकालता है और बोलता है, ले चलो मुझे उनके पास। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो ए रैंक डंजन दिखाई देते हैं जहाँ जिन्वू ने बीरो को छोड़ा था पार्क की टीम को हेल्प करने के लिए। वहाँ बीरू और एंट सोल्जर्स मिलकर काफी बुरी तरह से सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, जिसे देखकर पार्क की टीम काफी ज्यादा डरी हुई थी। उन्हें लग रहा होता है कि भाई कहीं शेडो सोल्जर्स का दिमाग ना सटक जाए और हमें एनिमी समझ के ही अटैक ना कर दे। वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि रेड कंटिन्यू करनी चाहिए या छोड़ के भाग जाना चाहिए, लेकिन वो लोग रेड छोड़ के भाग नहीं सकते थे क्योंकि बाहर काफी सारी मीडिया और रिपोर्टर्स होते हैं। अगर बाहर गए तो उनसे डील करना पड़ेगा और उनकी गिल्ड की रेपुटेशन भी खराब होगी, मतलब कि उन लोगों का करियर भी दांव पे है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि कंटिन्यू करना ही ठीक रहेगा, आखिर ये बस कुछ समन्स ही तो हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। तभी पार्क के सामने बीरू आ जाता है, वो एक मॉन्स्टर का सर काट के उसके पैरों के नीचे फेंक देता है। पार्क की लिटरली फटके हाथ में आ जाती है भाई कुछ सेकंड्स के लिए। तभी बाकी हंटर्स भी वहां आ जाते हैं और पार्क से पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना? और पूछते हैं कि क्या हमें इन एंड्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं, जिस पर पार्क बोलता है, पहले ये देखो तुम लोग, उसने जो सर लेके दिया है वो एक हाई रैंक नाइट का था जिसे हमें मारने में काफी प्रॉब्लम होती, लेकिन उसने 1 सेकंड में ही मार दिया। और पार्क बताता है कि हाई रैंक मॉन्स्टर के अंदर मैजिक कोर निकलता है और वो काफी एक्सपेंसिव होता है और हमें ये बिना किसी मेहनत
मेहनत के मिल रहे होते हैं, वो भी बहुत सारे। तो क्या अब भी तुम लोग इस रेड को छोड़ के जाना चाहते हो? बेसिकली वो उनको कह रहा होता है कि मुफ्त में माल मिल रहा है तो ले लो। वो इतना बोल ही रहा होता है कि बाकी हंटर्स पार्क को वही छोड़ के शेडो सोल्जर्स को फॉलो करने लगते हैं बिना किसी के ऑर्डर्स के। उल्टा पार्क को बोलते हैं, आप उधर क्या कर रहे हो गिल्ड मास्टर, जल्दी चलिए वरना पीछे रह जाएंगे। पार्क बेचारा सोचने लगता है क्या ही लालची टीम मेंबर्स मिले हैं। इसके बाद सीन वापस जिन्हा के स्कूल पर शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई देता है कि फाइनली डंजन का बॉस जिन्वू के शेडो सोल्जर्स के सामने आ चुका होता है। बाकी के मॉन्स्टर उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। फिर वो अपनी तलवार से अटैक करता है जिन्वू के शेडो सोल्जर पर, लेकिन वो उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर बॉस इंप्रेस हो जाता है और बोलता है, मानना पड़ेगा तुम्हें मेरी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर दिया, लेकिन अभी भी तुम बहुत वीक हो। और यह बोल के वो जिन्वू के शेडो सोल्जर को बीच से काट देता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि वो फिर से रीजनरेट कर रहा है। ये देख के वो सोचने लगता है क्या ये कोई स्पेशल स्पेल है। फिर भी वो बार बार उन्हें काट रहा था, लेकिन वो हर बार रीजनरेट होते जा रहे थे। वो बॉस उनको हजारों बार काट चुका था और वो हर बार वापस खड़े होते जा रहे थे। हमें दिखाई देता है कि उसके माइंड में बार बार ह्यूमंस को मार डालने की कमांड्स मिल रही होती हैं, लेकिन वो इन मॉन्स्टर्स में ही उलझा हुआ है। वो काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। उसके माइंड में जो आवाज चल रही होती है उससे इसका सर फट रहा होता है। वो सोचता है मुझे जल्दी से ये फाइट खत्म करनी होगी। तभी उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग मैजिक से कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो वो सोचता है क्यों ना मैं इन्हें जो कंट्रोल कर रहा है उसी को ही मार दूं, फिर ये लोग अपने आप ही मर जाएंगे। और वो जिन्हा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जिन्वू के शेडो सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। तो वो बॉस अपने ऑर्क को ऑर्डर देता है कि उन शेडो सोल्जर्स पर कंटिन्यू अटैक करते रहो, क्योंकि जब वो रीजनरेट होते हैं तो वो पावरलेस होते हैं। जिसके बाद वो सारे ऑर्क्स मिलकर उन तीनों शेडो सोल्जर्स को घेर के अटैक करने लगते हैं। इस वजह से वो लोग उनसे फाइट करने में बिजी हो जाते हैं और वो बॉस मॉन्स्टर इसका फायदा उठा के जिन्हा पर अटैक कर देता है। उसका सर पकड़ के उसे उठा लेता है और बोलता है, तुम ही इन हाई ऑर्क्स को कंट्रोल कर रही हो ना, मैं तुम्हारे अंदर से मैजिक सेंस कर सकता हूँ। और वो जिन्हा को मारने ही वाला होता है तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग ओरा फील हो जाता है जो उसकी ही तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओरा था कि उस बॉस मॉन्स्टर के हाथ पैर तक कांप जाते हैं और वो जिन्हा को छोड़ देता है। वो आसमान की तरफ देखता है और उसकी तरफ कुछ आ रहा होता है और वो भी काफी गुस्से में। उसके बाद वहाँ एक जोर का धमाका होता है, चारों तरफ धुआं का धुआं फैल जाता है और तब जिन्हा नोटिस करती है कि उसके सर पर किसी का हाथ है। वो सर उठाकर देखती है, जो जिन्वू होता है। वो उसे बोलता है, तुम अब सेफ हो। स्मोक जैसे ही धुआं हटता है वो बॉस मॉन्स्टर देखता है कि सामने एक बहुत ही पावरफुल इंसान खड़ा है और वो काफी ज्यादा गुस्से में है। वो बॉस जिन्वू को अपना नाम बताने लगता है और बोलता है, मैं रेड ब्लड क्लैन का लीडर हूँ। लेकिन जिन्वू पूरे गुस्से में बोलता है, वो उसकी तरफ उंगली करके बोलता है, तुम चुप रहो और शांति से वही खड़े रहो। मतलब भाई साहब इतनी गंदी बेइज्जती। इस सीन पे लिटरली मुझे गूस बम्स आ रहे होते हैं। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को सही में एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या फिर नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको वो फील करवा पाऊँ जो मैं भी फील कर रहा हूँ। अगर आपको भी सीन्स में गूस बम्स आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताओ। और यार मेरा चैनल अभी नया है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, बस एक बार सपोर्ट कर दो। खैर इसके बाद जिन्वू जाकर जिन्हा को हग कर लेता है और बोलता है, सॉरी मुझे लेट हो गया आने में, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। जिन्हा भी जिन्वू को पकड़ के रो रही होती है। जिन्हा को रोते देखकर जिन्वू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एग्रिस को बोलता है, तुम्हें थोड़ी देर जिन्हा का ख्याल रखना है। फिर वो अपने कुछ शेडो सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें बोलता है, बाकी स्टूडेंट्स को भी स्कूल से बाहर ले जाओ। इसी बीच उनमें से एक मॉन्स्टर आगे बढ़ने की कोशिश करता है अटैक करने के लिए, लेकिन जिन्वू पूरे गुस्से में उनकी तरफ देखकर बोलता है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को स्कूल से इवैक्यूएट करने में शेडो सोल्जर्स मदद करने लगते हैं। इधर डंजन का बॉस जिन्वू से बोलता है, अच्छा तो वो इमोर्टल तुम्हारे सोल्जर्स थे, तुम आखिर कौन हो और तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे आती है। लेकिन जिन्वू उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, बस गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। ये देख के बॉस मॉन्स्टर समझ जाता है कि इसका कोई इंटेंशन नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने का, इसीलिए वो अपनी आर्मी को जिन्वू पर अटैक करने के लिए बोलता है। फिर सब मिलके जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर को जल्दी मरने की चुल होती है। वो सबसे पहले जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसकी उंगलियों को घुमा के तोड़ देता है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाकर जोर से जमीन पे पटक देता है। फिर उसे घसीटते हुए आगे ले जा रहा होता है और अपने एक पैर से उसका सर मसल देता है चींटियों की तरह। मतलब भाई साहब इतनी बुरी तरह से कौन बजाता है। जिन्वू का गुस्सा देखने लायक था। मुझे नहीं लगता कि मैंने जिन्वू को इतना गुस्से में कभी देखा हो। इसके बाद बाकी मॉन्स्टर की फटके हाथ में आ जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन बस एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में जिन्वू उन सबका काम तमाम कर देता है और अब सारे मॉन्स्टर्स मर चुके होते हैं सिर्फ बॉस को छोड़ के। ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि बॉस भी कंफ्यूज हो जाता है, आखिर ये बंदा एक सेकंड में मेरी पूरी आर्मी को कैसे मार सकता है। उसकी तो सच में फटके 4 हो गई होती है। फिर जिन्वू बिना टाइम वेस्ट किए बॉस मॉन्स्टर का सर पकड़कर उसको दीवार में मारता है। जिन्वू सीधा मॉन्स्टर से पूछता है, तुम लोग इंसानों को क्यों मारते हो, क्या मिलता है तुम्हें उन्हें मार के। वो मॉन्स्टर थोड़ा सा हिल जाता है, फिर बोलता है, हमारे दिमाग
दिमाग में कंटिन्यूअसली एक आवाज आती है जो हमें इंसानों को मारने के लिए कहती है। जिन्वू की आंखों में ठंडी सी चमक आ जाती है। वो आगे बढ़कर पूछता है, अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे देख के वो आवाज नहीं आती क्या? बस यही सुनते ही मॉन्स्टर की सारी हैकड़ी निकल जाती है। अभी तक जो बड़े एटीट्यूड में था वो सीधा बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन जिन्वू रुकने वाला कहाँ था। गुस्से में बोलता है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, या तुम्हें मुझे मारने के लिए आवाज नहीं आती? पर वो बेचारा मॉन्स्टर एक ही लाइन रिपीट कर रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तभी जिन्वू अपना डैगर निकालता है और थोड़ा सा हल्का सा स्माइल करता है, समझ गया, तुम्हारा दिमाग मुझे ह्यूमन नहीं मानता। फिर उसकी आवाज और भी ठंडी हो जाती है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन ये सोचने की गलती मत करना कि मेरे माफ करने के प्रोसेस में तुम्हें दर्द नहीं होगा। अगले ही सेकंड और मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। ए रैंक गेट के अंदर नाइट गिल्ड वाले फुल स्ट्रगल मूड में होते हैं। डंजन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी थी और फाइनली बॉस रूम तक पहुंच गए होते हैं, लेकिन बॉस को देखते ही सबका रंग उड़ जाता है। अनडेड आर्मी का बॉस और उसके साथ 10 डेथ नाइट्स। पार्क तुरंत फील कर लेता है ये बॉस क्लियरली एस रैंक हंटर के लेवल का है, मतलब फाइट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। ऊपर से ज़ॉम्बीज पीछे से आ रहे थे, एग्जिट भी ब्लॉक हो चुका था। एक हंटर तुरंत अपनी स्किल यूज करके वाल बना लेता है और बोलता है, मैं इसे 5 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा। सबकी हालत खराब होती है, सब टेंशन में हो जाते हैं और तभी फुल स्वैग में एंट्री मारता है बीरू। बॉस बीरू को देख के हैरान हो जाता है, मोनार्च की पर्सनल शेडो आर्मी हम पर क्यों हमला कर रही है? बीरू बिल्कुल ठंडी आवाज में बोलता है, हमें हमारे किंग ने चूज किया है। बॉस घबरा के बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं खुद शेडो मोनार्च से बात करूंगा। बीरू उसकी बात इग्नोर कर देता है और अगले ही सेकंड में सीधा हाथ उसके चेस्ट के अंदर होता है और बीरू बोलता है, तुम जिंदा रहोगे तो ही बात करोगे ना। चेस्ट के अंदर से क्रिस्टल निकाल लेता है और उसे क्रश कर देता है। बॉस तुरंत खत्म हो जाता है, साथ के सारे डेथ नाइट्स और ज़ॉम्बी भी एक साथ ही गिर जाते हैं। नाइट गिल्ड वाले लिटरली हैरान हो जाते हैं। पार्क चुन बोलता है, मुझे पता नहीं था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है, पर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे? उसके दिमाग में कैलकुलेशन ही चल रही होती है। अगर ये इस लेवल के समन है तो जिन्वू को डंजन के अंदर आने की भी जरूरत नहीं थी, उसके समन ही सब क्लियर कर देंगे। फिर उसे याद आता है कि रूल डंजन में एंट्री के लिए मिनिमम 10 हंटर्स की टीम चाहिए होती है, समन्स काउंट नहीं होते। और वहीं पे उसके दिमाग में लालची आइडिया आता है। वो अपने मैनेजर से बोलता है, हमें हंटर जिन्वू से गिल्ड के साथ अलायंस करना चाहिए। मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है, आज जो हुआ उसके बाद भी आपको लगता है कि उन्हें हमारी जरूरत है? पार्क चुन हल्की सी स्माइल करता है, तुम ला भूल गए हो, उन्हें मैन पावर चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे, फाइट वो करेंगे, रिस्क जीरो, प्रॉफिट प्योर होगा भाई। उसका लालच मूड 100% पे होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर। एम्बुलेंस खड़ी होती है, स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। कुछ स्टूडेंट्स मर भी चुके होते हैं, बेचारे बहुत सारे पेरेंट्स रो रहे होते हैं। पूरा एटमॉस्फेयर बहुत हैवी होता है, सब लोग बड़े सदमे में होते हैं। बेचारे पेरेंट्स ने भेजा था स्टूडेंट्स को स्कूल में पढ़ने को और उनकी आई तो वापस लाशें। कार के अंदर चेयरमैन और जिन्वू बैठे हैं। चेयरमैन बोलता है, इस इंसिडेंट में काफी स्टूडेंट्स मर गए हैं, लेकिन अगर तुम नहीं आते तो कैजुअलिटीज और भी ज्यादा होती। फिर वो फोन दिखाता है, लास्ट 6 महीनों में गेट्स काफी ज्यादा ओपन हो रहे हैं। सिर्फ गेट्स नहीं, अवेकन होने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं, हंटर्स की नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कोई बैलेंस मेंटेन कर रहा हो। फिर वो डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं और बोलते हैं जापान, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, सब बड़े नेशंस जिन्वू को अपनी कंट्री बुलाना चाहते हैं। चेयरमैन थोड़ा सीरियस टोन में पूछता है, हंटर एसोसिएशन के पास तुम्हें रोकने का कोई राइट नहीं है, लेकिन क्या तुम साउथ कोरिया तो छोड़ के नहीं जाओगे? क्योंकि तुम जैसे टैलेंटेड हंटर को साउथ कोरिया लूज नहीं कर सकता। हमारे पास वैसे ही हंटर्स की बहुत कमी हो गई है और अब तो गेट्स भी पहले से ज्यादा खुलने लगे हैं। इस पर जिन्वू बोलता है, ठीक है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या आप मुझे हाई रैंक डंजन गेट्स में अकेले जाने की परमिशन देंगे? ये सुन के चेयरमैन शॉक में आ जाता है और बोलता है, तुम चाहते हो कि किसी भी डंजन में एंट्री करने के लिए मिनिमम बंदों की रिक्वायरमेंट हटा दूं सिर्फ तुम्हारे लिए? जिन्वू बोलता है, हाँ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? चेयरमैन बोलता है, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, मुझे बस थोड़ा टाइम दो। उसके बाद जिन्वू कार से निकल कर चला जाता है। इधर हमें यूजिन दिखाई देता है जो ए रैंक हंटर से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे अपने आजिन गिल्ड में ज्वाइन करने को बोल रहा होता है। वो हंटर एक्चुअली में यूजिन की ही कजन होती है और वो एक सेलिब्रिटी भी होती है, काफी पॉपुलर भी थी, इसीलिए उसे डंजन रेड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर भी यूजिन बोलता है, एक बार तुम हमारे ऑफिस में तो आकर देखो, हमारे गिल्ड मास्टर से बात करके तो देखो। इसके बाद वो ऑफिस में आ जाती है और यूजिन उसे जिन्वू से मिलवाता है। ये देखकर वो शौक में आ जाती है और बोलती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हंटर संग जिन्वू ही गिल्ड मास्टर है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने हंटर संग जिन्वू खड़ा है। इस पर यूजिन बोलता है, इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है, तुम खुद भी एक सेलिब्रिटी हो। जिन्वू भी उसे देखकर थोड़ा शौक आ जाता है कि ये एक ए रैंक हंटर है। फिर वो उसे बोलता है, गिल्ड से रिलेटेड सारी डिटेल्स तुम्हें यूजिन बता देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में, जहाँ चेयरमैन गो बाकी एसोसिएशन मेंबर्स को जिन्वू की रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे होते हैं और सिर्फ उसके लिए लॉ चेंज करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी मेंबर्स इस बात के लिए रेडी नहीं होते। सब बोलने लगते हैं कि जिन्वू एक एक्सपीरियंस्ड हंटर नहीं है। वो कहते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि हम हंटर संग जिन्वू को
स्पेशल ट्रीटमेंट दे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है। इस पर चेयरमैन गो बोलता है, हाँ मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम लोग उसकी डिमांड फुलफिल नहीं करोगे तो कोई दूसरी कंट्री वाला आकर कर देगा और हम दोबारा एक स्ट्रॉन्ग हंटर खो देंगे। लास्ट टाइम हांग डोंग सू जैसे टैलेंटेड हंटर को अमेरिका हमारी नाक के नीचे से ले गया था। अगर हम इस बार भी वही गलती करेंगे तो हंटर संग जिनवू को भी खो देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें संग जिनवू और यूजिन दिखाई देते हैं जो एक गेट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके साथ कोई और नहीं होता, सिर्फ कुछ शेडो सोल्जर्स होते हैं। इसका मतलब था कि जिनवू को अब अकेले रेड में जाने की परमिशन मिल चुकी है। वहाँ चेयरमैन का मैनेजर चिनजुल भी बोलता है जो उन शेडो सोल्जर्स का माना नाप रहा होता है और उसे पता चलता है कि संग जिनवू के सारे शेडो सोल्जर्स रैंक बी या उससे ऊपर लेवल के हैं जो किसी भी रेड में एंट्री की रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रेड में चिनचुल भी उनके साथ जाने वाला था क्योंकि यह चेयरमैन का ऑर्डर था। वो कंफर्म करना चाहते थे कि जिनवू का रेड सच में सेफ होता है या फिर नहीं, और क्या उसे किसी और हंटर की सच में जरूरत है भी या नहीं, मतलब क्या वो अकेले काफी है या फिर नहीं। संग जिनवू बोलता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम के बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिंचुल अंदर की फाइट देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता कि ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है, आखिर कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और ये सब वो जिनवू के शेडो सोल्जर्स को फाइट करते हुए देख रहा होता है। जिनवू ने अब तक कुछ भी नहीं किया था, उसके शेडो सोल्जर्स ही सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। जिनवू को एक उंगली उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि कुछ एंट सोल्जर्स मरे हुए मॉन्स्टर्स को खा रहे होते हैं। जिनवू उन्हें खींच के लात मारता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि इनके अंदर का मैजिकल क्रिस्टल्स कितने कीमती होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनवू के कुछ शेडो सोल्जर्स साथ ही साथ माइनिंग का भी काम कर रहे होते हैं। चिंचुल ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार देखा होता है कि कोई हंटर इतना पावरफुल हो सकता है जो अकेले अपने दम पर एक ए रैंक गेट को इजीली क्लियर करके और मॉन्स्टर्स की बॉडी रिट्रीव करने से लेकर माइनिंग तक का सब कुछ काम अकेला कर रहा हो, जैसे वो एक वन मैन आर्मी हो। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग डंजन के बॉस के पास पहुंच चुके होते हैं। जिनवू अपने सारे समन्स को वापस बुला लेता है। अब वो बॉस से खुद फाइट करने वाला होता है। ये देखकर चिंचुल जिनवू से पूछता है तुम्हारे शेडो सोल्जर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अकेले ही बॉस को डिफीट कर सकते हैं, फिर भी तुम खुद फाइट करने के लिए क्यों जा रहे हो। इस पर जिनवू अपना डेगर निकालता है और बोलता है अगर सब कुछ उन पर छोड़ दूंगा तो मेरी स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगी। फिर वो आगे बढ़ता है और सिर्फ एक ही अटैक में उस बॉस को डिफीट कर देता है। उसके बाद जिनवू का लेवल अप बढ़ जाता है और कुछ स्किल्स भी अपग्रेड हो जाती है, जैसे अब शेडो एक्सचेंज स्किल का कूल डाउन 3 घंटे से लेकर 2 घंटे हो गया होता है। और फिर जिनवू उस बॉस को अराइज बोलता है और उसके शेडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वो नोटिस करता है कि उसका रैंक इलाइट नाइट होता है, मतलब कि टस्क जैसा, लेकिन उसका लेवल 13 होता है। इसका मतलब कि वो टस्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो ये भी नोटिस करता है कि उसका शेडो बनने के बाद उसकी साइज थोड़ी छोटी हो गई होती है जो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर वो उसका नाम गामा रख देता है और फिर डंजन से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि गेट के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले खड़े होते हैं। अचानक वो देखने लगते हैं कि गेट से कोई मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। वो कोई मॉन्स्टर नहीं होता, टस्क होता है जो कि डंजन के बॉस मॉन्स्टर की डेड बॉडी उठाए हुए बाहर आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है मीडिया वाले फोटोज लेना शुरू कर देते हैं और टस्क भी स्माइल करते पोज मारने लगता है। फिर हमें दिखाई देता है कि चिंचुल ये सारी रिपोर्ट जाकर चेयरमैन गो को दे रहा होता है। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी होती है, मतलब एक ही दिन में उसने इतना सब देख लिया था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। चेयरमैन भी ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी लेवल का कोई भी हंटर ये सब देखकर सरप्राइज ही हो सकता है। इस पर चिंचुल बोलता है सर मैंने जो अभी देखा वो रेड नहीं थी, बल्कि वो एक तरफा कत्लेआम था। किसी भी मॉन्स्टर को अटैक करना तो दूर, उंगली उठाने का भी मौका नहीं दिया जा रहा था। इतना स्ट्रॉन्ग है जिनवू और उसकी आर्मी। चेयरमैन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाकर पहले रेस्ट कर लो। फिर हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन भी मुस्कुरा रहा होता है। जिनवू के बारे में सोचकर उन्हें लगता है कि उनका डिसीजन गलत नहीं था। जिनवू खुद में ही एक पूरी गिल्ड है। वो सोच रहे होते हैं कि बहुत जल्दी जिनवू सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर बन सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जापान टोक्यो में, जहाँ सब लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। हमें दिखाई देता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा गेट अभी अभी ओपन हुआ है जो पूरे टोक्यो को कवर किए हुए है। आज तक इतना बड़ा गेट किसी ने भी नहीं देखा था, इतना बड़ा। सब लोग बातें कर रहे होते हैं क्या ये सच में कोई गेट है या फिर दुनिया का अंत। हमें दिखाई देता है कि जापान के हंटर एसोसिएशन वालों ने जापान के सारे बड़े बड़े गिल्ड्स को बुला रखा है। वहाँ हमें सोतो गिल्ड के मेंबर दिखाई देते हैं, मतलब गोतोरियोजी के गिल्ड के वो 4 हंटर जो जेजू आइलैंड रेड के बाद सरवाइव किए थे। उन लोगों को वहाँ काफी हेट मिल रही होती है, कोई भी उनके मुंह पर कुछ भी बोले जा रहा होता है। फिर हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में इस गेट को लेकर डिस्कशन हो रहे होते हैं। सब पूछ रहे होते हैं अब तक कोई भी हंटर गेट के अंदर क्यों नहीं गया, अगर डंजन ब्रेक हो गया तो क्या होगा। इस पर उनका चेयरमैन बोलता है सिर्फ एस रैंक हंटर्स काफी नहीं होंगे, एस रैंक गेट को क्लियर करने के लिए हमें किसी नेशनल लेवल हंटर की भी हेल्प चाहिए होगी, वरना अगर हमने अंडर एस्टिमेट किया तो फिर से वही हाल होगा जो जेजू आइलैंड की रेड में हुआ था। वहाँ कुछ हंटर सजेस्ट कर रहे होते हैं थॉमस आंद्रे की हेल्प लेने के लिए, लेकिन उनके पास थॉमस आंद्रे जैसे नेशनल लेवल हंटर को हायर करने के लिए
पैसे ही नहीं होते, ऊपर से गेट अब पहले से ज्यादा खुलने लगे हैं, तो सभी कंट्रीज के पास खुद के हंटर्स भी कम पड़ रहे हैं, तो उनकी हेल्प कौन करेगा? तभी सोतो गिल्ड के हंटर सजेशन करते हैं कि एक हंटर है जिसका हम हेल्प ले सकते हैं, उसका नाम यूरी ओरलोव है और वो अपने स्ट्रॉन्ग बैरियर मैजिक की वजह से फेमस है, जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू दिखाई देता है जो पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ हंटर चा दिखाई देती है। हंटर चा भी जिन्वू को देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्वू अचानक उसके सामने आ जाता है और पूछता है, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? और जब भागना ही था तो मेरे ऑफिस के पास आई ही क्यों? इस पर चा बोलती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपनी कार लेने आई थी। तब जिन्वू को याद आता है कि अच्छा हाँ, लास्ट टाइम शेडो एक्सचेंज यूज किया था तो शायद कार यहीं रह गई थी। फिर जिन्वू वहां से जाने लगता है। तभी चा बोलती है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम होगा? एक्चुअली हंटर ब्यूंग यू ने मुझे कुछ मैसेज देने को कहा था और ये तुम्हारी पावर से रिलेटेड है। ये सोचते ही जिन्वू शॉक हो जाता है और बोलता है, रुको, हमें कहीं प्राइवेट में जाकर बात करनी चाहिए। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और पूछता है, अब बताओ ये सब कब और कैसे हुआ? चा बोलती है, उस दिन जेजू आइलैंड पर जब मैं बेहोश थी तब मुझे एक आवाज सुनाई दी थी जो कह रही थी, प्लीज जिन्वू को बता दो, उसे अपनी पावर्स को लेकर ज्यादा सावधान रहना होगा। और वो कोई नहीं ब्यूंग यू था, वो एस रैंक हीलर जो जेजू आइलैंड पर मारा गया था। और वो ये भी कह रहा था कि जिन्वू की पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। इतना कहकर ब्यूंग यू गायब हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू एक डंजन में दिखाई देता है। वो इन सब बातों के बारे में सोच रहा होता है कि मैं खुद अपनी पावर्स का सोर्स जानना चाहता हूँ, जो शायद बहुत जल्दी पता चल जाएगा। यूजिन भी उसके साथ ही होता है। दोनों मस्त चिल कर रहे होते हैं और सारे शेडो सोल्जर्स मिलकर डंजन क्लियर कर रहे होते हैं। तब यूजिन पूछता है, क्या तुम्हारी बहन ठीक है जो स्कूल में उस दिन हुआ था उसके बाद से? जिन्वू बोलता है, डॉक्टर ने उसे फिलहाल आराम करने को बोला है, लेकिन मैं अपनी सबसे ट्रस्टेड शेडो सोल्जर उसके साथ छोड़ के आया हूँ, जो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ जिन्वू बीरू के बारे में बात कर रहा होता है। तभी जिन्वू को याद आ जाता है कि जब उसका लेवल 101 हुआ था तब उसे एक न्यू स्किल मिली थी जो उसने अब तक यूज नहीं की थी। इस स्किल से जिन्वू ने जिन जिन के अंदर अपना शेडो सोल्जर छोड़कर रखा था उनके थ्रू वो उनको देख सकता है, मतलब उनके पास क्या हो रहा है वो सब देख और सुन सकता है। तो जिन्वू अपना ये स्किल यूज करता है और बीरू के थ्रू झांकता है। उसे दिखाई देता है कि उसकी बहन मस्त आराम से सो रही होती है, लेकिन बीरू भाई साहब टीवी पर कोरियन ड्रामा देख रहा होता है बड़े मजे से। ये देखकर जिन्वू सोचता है, अच्छा तो इस तरह का टीवी देखता है ये, तभी तो आजकल वो इतने फनी तरीके से बात करता है। फिर जिन्वू सोचता है, चलो लगे हाथ बाकी लोगों को भी देख लेता हूँ। वहाँ अपनी माँ को देखता है जो मार्केट में होती है। फिर वो युनहू को भी चेक करता है और फिर जैसे ही वो हंटर चा को देखने जाता है उसे पता चलता है कि चा बाथरूम में नहा रही होती है। बस ये देखते ही जिन्वू पूरा शर्मा जाता है और तुरंत स्किल बंद कर देता है। बेचारा पूरा का पूरा लाल हो रखा था। शायद पहली बार हम जिन्वू को इतना ब्लश करते हुए देख रहे थे। खैर उसके बाद जिन्वू सोचता है, मुझे किसी दिन चा से माफी मांगनी चाहिए। तभी यूजिन बोलता है, क्या तुमने उस एस रैंक गेट के बारे में सुना जो जापान में खुला है? अब तक उसके अंदर कोई नहीं गया और अब 3 दिन से भी कम टाइम बचा है डंजन ब्रेक होने में। वो लोग दुनिया के हर कोने से हंटर्स को बुला रहे हैं, क्या उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया? इस पर जिन्वू बोलता है, हाँ कांटेक्ट किया था लेकिन मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। हमें दिखाई देता है कि डबल डंजन टेम्पल के अंदर